हेलो, गुड इवनिंग। चलिए, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग फटाफट क्लास में आ जाइए। सभी अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको सबको लिंक शेयर कर दीजिए। आस्क देम ऑल टू ज्वाइन द क्लास। सब लोग क्लास में फटाफट आ जाएं तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे आ भी गए हैं। तो स्वागत है आप लोगों का। और बाकी हमारे स्टूडेंट्स जो है अभी वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? दे आर वेटिंग फॉर लिंक टू बी शेयर्ड इन देयर ग्रुप। ठीक है, नेहा आ गई हैं। गुड इवनिंग नेहा, स्वागत है आपका। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। बाकी बच्चे हमारे आते रहेंगे। हम्म और क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं ना। चलिए, तो आज हमारी जो क्लास है दैट इज ऑन मेटाफिजिकल पोएट्स ना। मेटाफिजिकल पोएट्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। बाकी जो बच्चे हैं वो आते रहेंगे, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्स की अगर हम बात करें तो दिस नेम विच वाज गिवन बाय डॉक्टर जॉनसन। आपको पता है डॉक्टर जॉनसन ने ये नाम दिया है इन डेरिजन ना, ऐसे ही दिया था मजाक मजाक में, बिकॉज ऑफ द फैंटेस्ट फैनेटिक फॉर्म ऑफ डंस पोएट्री ना। जो डन का फैंटास्टिक फॉर्म था उसी के लिए इन्होंने मेटाफिजिक्स इसको टर्म दिया था। इज ऑफन अप्लाइड टू ऑल माइनर पोएट्स ऑफ द प्यूटन एज ना। लगभग ये जितने प्यूटन एज के माइनर पोएट्स हैं सबके लिए ये अप्लाई होता है। We use the term here in a narrower sense, excluding the followers of Daniel and that later group known as the Cavalier poets. यहाँ पर कैवेलियर पोएट्स को हटा करके लगभग जितने पोएट्स हैं वो सब मेटाफिजिकल ग्रुप में आते हैं, मेटाफिजिकल के ग्रुप में आते हैं। इट इंक्लूड्स, इनमें कौन कौन से हैं हमारे? तो डन साहब हैं, डन, हर्बर्ट हैं, वेलर हैं, डेनहम हैं, कावले हैं, वॉन हैं और डेवेनेंट हैं, मार्वेल और क्राशा ना। इतने लोग हैं। तो जॉन डन को याद रखिए, जॉर्ज हर्बर्ट को याद रखिए, एडमंड वेलर को याद रखिए, जॉर्ज डेनहम को याद रखिए, अब्राहम काले को याद रखिए, हेनरी वॉन को याद रखिए, डेवेनेंट को याद रखिए, मार्वेल, एंड्रू मार्वेल को, रिचर्ड क्राशा। ये सब मेटाफिजिकल पोएट्स में आते हैं। ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। ठीक है, चलिए तो अब आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे इसमें जो रिचर्ड क्राशा महोदय हैं, रिचर्ड क्राशा जो थे 1630 से 49 तक द कैथोलिक मिस्टिक ना, कैथोलिक रिलीजन के जो थे, ये कैथोलिक को फॉलो करने वाले थे। इज इंटरेस्टिंग बिकॉज हिज ट्रबल्ड लाइफ इज सिंगुलरली लाइक डंस। इनकी ट्रबल्ड लाइफ डन की तरह ही थी। एंड हिज पोएट्री इज एट टाइम्स लाइक हर्बर्ट सेट ऑन फायर ना, हर्बर्ट्स की तरह ही लगभग इनकी पोएट्री है। अब्राहम कावले हैं जो हु ब्लॉसम्ड यंग एंड हु एट 25 वाज प्रोक्लेम्ड द ग्रेटेस्ट पोएट इंग्लैंड। कह रहे हैं यंग थे तभी बहुत ज्यादा फेमस हो गए, 25 साल की उम्र में इंग्लैंड के महानतम पोएट्स में से माने जाने लगे। इज नाउ स्केर्सली नोन इवन बाय नेम बट हिज पिंडारी कोट्स। आज अगर कोई उनको जानता है तो केवल उनके पिंडारी कोट्स की वजह से जानता है, बाकी उनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हेनरी वॉन है, हेनरी वॉन भी पढ़ने के लायक हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ के फोर रनर में आते हैं ना। इन सम मैनर ही इज फोर रनर ऑफ वर्ड्सवर्थ। माना जाता है वर्ड्सवर्थ इनको फॉलो भी करते थे ना। वर्ड्सवर्थ जो है हेनरी वॉन को फॉलो करते थे, स्पेशली उनकी जो इमॉर्टलिटी वोड है ना उसमें इन्होंने हेनरी वॉन को फॉलो किया है। उसके बाद हमारे आ गए एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल को हम इनकी पोएट्री की वजह से नहीं जानते। ही इज वेल नोन बिकॉज हिज पोएट्री शोज द
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्कूल्स ऑफ स्पेंसर एंड डन, केवल ये स्पेंसर और डन के बीच की जो है कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, और मिल्टन से इनकी फ्रेंडशिप थी, इस वजह से हम मार्वेल को जानते हैं। मार्वेल की पोएट्री में कुछ खास दम नहीं है। उसके बाद एडमंड वेलर की बात करें तो स्टैंड्स बिटवीन द प्यूरिटन एज एंड रेस्टोरेशन, प्यूरिटन और रेस्टोरेशन के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। ये जो थे वेलर साहब, ही वाज द फर्स्ट टू यूज कॉन्स्टेंटली द क्लोज्ड कपलेट, क्लोज्ड कपलेट को यूज करने का श्रेय इन्हीं को जानता है। किसको? वेलर साहब को। एडमंड वेलर जो है सबसे पहले इन्होंने ही क्लोज कपलेट को यूज किया है। बाय दिस एंड स्पेशली बाय हिज इन्फ्लुएंस ओवर ड्राइडन, उसके बाद ड्राइडन के ऊपर इनका प्रभाव पड़ा है। द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन ना, तो इनका स्थान थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एडमंड वेलर जो है इन्होंने जो क्लोज्ड कपलेट को डिवाइस किया था, कह सकते हैं क्लोज्ड कपलेट जो, उसको बाद में चल के ड्राइडन ने परफेक्ट किया, और इस वजह से हम और इनको याद रखते हैं ना। बाकी इन लोगों को बहुत ज्यादा कोई याद नहीं रखता है। तो आइए हम इनमें से कुछ राइटर ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो डन साहब हैं, डन काफी फेमस है, इनको पढ़ना ही पड़ता है। तो इनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं। लंदन में इनका जन्म हुआ था जो है, और ये कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। बाद में इन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया है, बाद में ये एंगलिकन में आए हैं, और माना जाता है कि जो है उसी की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट इनकी रचनाओं पर, चलते हैं डन की पोएट्री पर। यहाँ पर लाइफ के बारे में इनके बहुत ज़्यादा नहीं है, हम पोएट्री देखते हैं अब क्या है। देखिए, डन के बारे में बात करते हुए लॉन्ग साहब कह रहे हैं कि अगर हम चौसर और मिल्टन को देखें तो अलग अलग एज में टू पोएट्स थे, वो अलग अलग मार्क उन्होंने छोड़ा। अगर हम मेटाफिजिकल में देखें तो यही हाल डन का है। मेटाफिजिकल में इन्होंने भी अलग मार्क छोड़ा हुआ है। डन थ्रू स्टाइल एंड ऑल लिटरेरी स्टैंडर्ड्स टू द विंड्स, ये जितना भी चौसर मिल्टन सबकी स्टाइल है ना, सबको हटा देते, कहते कोई स्टाइल हम फॉलो नहीं करेंगे। एंड प्रिसाइजली फॉर दिस रीजन ही इज फॉरगॉटन, और यही वजह है कि शायद इन्होंने मिल्टन और चौसर जैसे राइटर की पोएट की स्टाइल को फॉलो नहीं किया और एक अलग स्टाइल लेके आए, और इसीलिए आज इनको बहुत कम लोग जानते हैं ना, बहुत कम लोग जानते हैं। डन उतना नहीं पढ़ाए जाते जितना हमें मिल्टन और चौसर पढ़ाए जाते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्यों? बिकॉज ही डिजर्टेड द स्टाइल ऑफ चौसर और डन, और चौसर और मिल्टन, मिल्टन या चौसर की स्टाइल को इन्होंने डिजर्ट कर दिया था, उसको फॉलो नहीं किया था। अब डन के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी पोएट्री छोटी छोटी माइनर पोएम है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी हॉली सॉनेट्स जो हैं वो काफ़ी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत उनके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है हमारे पास। एज अ राइटर हम पढ़ेंगे तो हम इनको देखेंगे। ठीक है, हर्बर्ट की बात कर लेते हैं। तो हर्बर्ट की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस थे हर्बर्ट हमारे। प्रोफेसर पामर whose scholarly edition of this poet's work is model for critics and editors, तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसर पामर ने इनकी रचनाओं को एडिट किया है। किसके? हमारे हर्बर्ट साहब के। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या करते हैं, हर्बर्ट्स को कॉल हर्बर्ट द फर्स्ट इन इंग्लिश पोएट्री हु स्पोक फेस टू फेस विद गॉड। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किसके लिए आता है कि हु स्पोक फेस टू फेस विद गॉड, किसने गॉड से आमने सामने बात की है। तो इनके जो बायोग्राफर हैं प्रोफेसर पामर, उन्होंने हर्बर्ट के बारे में बताया है क्या, कि इंग्लिश पोएट्री में मात्र एक ऐसे राइटर हैं, फर्स्ट ऐसे राइटर हैं जो स्पोक फेस टू फेस विद गॉड ना। ये बहुत ज्यादा रिलीजियस पोएट थे। That may be true, but it is interesting to note that not a poet of the first of the 17th century, not even the guest of Cavaliers, but has written some noble verse of prayer or aspiration। कह रहे हैं ये ट्रू भी हो सकता है, लेकिन इतना तो सच है कि इनके जैसा रिलीजियस अगर हम पोएट्री देखें तो न तो कोई कैविलियर्स में लिखा था, न उनके आसपास के किसी पोएट ने लिखा हुआ है। तो इनको आप इसलिए याद रखेंगे केवल हमारे हर्बर्ट साहब को। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर पामर ने इनको क्या कहा था कि ये फेस टू फेस गॉड से इन्होंने बात किया था। फिलहाल इनको यहाँ पर हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। हर्बर्ट की लाइफ के बारे में देखते हैं। तो ही वॉज बॉर्न इन मॉन्टगोमरी कासल, वेल्स 1593 में। अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद चर्च में आर्डेंट कर दिए गए, इनको चर्च की ड्यूटी ये करना शुरू कर दिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। हाउ ही लिव्ड हियर अमंग प्लेन पीपल इन दिस हैप्पी कॉर्नर ऑफ द लॉर्ड्स फील्ड, होपिंग ऑल थिंग्स एंड ब्लेसिंग्स, ऑल पीपल आस्किंग हिज ओन वे। ये इनके बारे में वॉल्टन, इजाक वॉल्टन ने इनकी बायोग्राफी लिखी, ये जान रखिएगा, ठीक है। इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है? इजाक वॉल्टन ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनकी रचनाओं के बारे में देख लें। हर्बर्ट की पोम्स हैं। इनकी पोम्स में सबसे पहले कलेक्शन आता है द टेम्पल। टेम्पल इनका काफी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, द टेम्पल। इस ये कंसिस्ट ऑफ ओवर 150 शॉर्ट पोएम्स ना, लगभग 150 से ज्यादा छोटी छोटी पोएम्स इसमें हैं। सजेस्टेड बाय द चर्च, हॉलीडेज, सेरेमोनियल्स, इन्हीं सब पर बेस्ड है फिलहाल। ओवरऑल क्रिश्चियन लाइफ पर बेस्ड है ना। जिनमें से फर्स्ट पोएम इनकी जो है, द फर्स्ट पोएम दैट इज द चर्च पोर्च इज द लॉन्गेस्ट। ये सबसे लंबी है, चर्च पोर्च इनकी सबसे लंबी पोम है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो है और भी लिखे हैं, जैसे चॉसर्स का गुड काउंसिल्स, पोप्स का एसे ऑन मैन, ये सब जो है लगभग लगभग यहीं से मिलती जुलती कहानियां इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। चलिए, ये सब भी इनके सरमन्स में ये सब हमें दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Among the remaining poems, the temple, one of the most suggestive is the pilgrimage. इनके टेम्पल में एक और पोम बहुत फेमस है, दैट इज पिलग्रिमेज। हियर इन 6 शॉर्ट स्टैंजाज, 6 छोटे छोटे स्टैंजाज हैं, 6 शॉर्ट स्टैंजाज हैं। एवरी लाइन क्लोज पैक्ड विथ थॉट, वी हैव द होल ऑफ बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ना। बनियान का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है इतना लंबा जो है एलेगरी, उसका पूरा अगर हम देखें जिस्ट तो हमें इनके द पिलग्रिमेज में मिलता है केवल 6 स्टैंजा में। 6 स्टैंजा में लगभग वो सब कुछ दिखा दिया है जो जॉन बनियान ने अपने उस इपिकल बुक में दिखाई है। फिर लॉन्ग साहब कह रहे हैं द पोम वाज रिटन प्रोबेबली बिफोर बनियान वाज बॉर्न। बनियान पैदा भी नहीं होते तभी वो पोम लिखी गई थी। बट रिमेंबरिंग द वाइड इन्फ्लुएंस आर हर्बर्ट्स पोएट्री, इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन whether Banyan received the idea of his immortal work from this pilgrimage। तो कह रहे हैं कि भाई इतने फेमस थे हर्बर्ट की पोएट्री, ये हो सकता है कि शायद जॉन बनियान ने जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा है वो इनके पिलग्रिमेज से शायद हो सकता है आइडिया लिया हो। क्यों? क्योंकि ये पोम तो बहुत पहले लिखी गई थी, जॉन बनियान तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब ये लिखी गई थी। प्रोबेबली द बेस्ट नोन ऑफ हिज ऑल पोम्स इज द वन कॉल्ड द पुली। और इनके सबसे जो इनकी पोम्स हैं उनमें सबसे फेमस अगर कहें तो द पुली इनकी सबसे फेमस है। उसके बाद इनके और भी हैं, जैसे रेस्ट है, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड है, छोटे छोटे पोम्स हैं। लेकिन आपको जो याद रखना है वो टेम्पल आप जरूर याद रखेंगे, पिलग्रिमेज याद रखेंगे, उसके बाद आप द पुली याद रखेंगे। 3 पोम इनकी आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आइए एक पोम इनकी और देख लेते हैं। Among the poems which may be read as curiosity of versification, इनकी एक पोम और फेमस है वर्सिफिकेशन की दृष्टि से, दैट इज ईस्टर विंग्स। उसके बाद द आल्टर, ठीक है, ये भी पोम दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसी पोम्स हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है ना, एग्जाम में आ जाता है तो याद रखना पड़ता है। चलिए, यहाँ पर हमें मेटाफिजिकल्स के बारे में बहुत जानकारी इन्होंने नहीं दिया है। कैविलियर्स के बारे में आइए देख लेते हैं, कैविलियर्स कौन कौन से थे। तो कैविलियर्स के केवल नाम रट लीजिए बस, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। कैविलियर्स में आपके रॉबर्ट हेरिक हैं, लवलेस हैं, सकलिंग हैं, कैरिव हैं। रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरिव, इनको आप याद कर लीजिए, दे आर कैविलियर पोएट्स ना। कैविलियर्स कौन थे? कैविलियर्स स्पेशली वो थे जो राजा चार्ल्स जो हमारे फर्स्ट हैं उनकी चापलूसी करने के लिए पोएट्री लिखा करते थे, सेंसुअस पोएट्री लिखा करते थे, ठीक है, सेंसुअस पोएट्री लिखा करते थे। तो थॉमस कैरिव की बात करें तो कैरिव इसमें से अगर देखें तो थोड़े से कुछ अच्छे थे, क्योंकि इनकी पोएट्री रिलीजियस और सेंसुअस दोनों है ना, सेंसुअल दोनों है, रिलीजियस भी है और सेंसुअल भी है ना। और स्पेंसरियन पेस्टोरल जो है फॉर्म में ये लिखा करते थे। इनकी पोम्स जो है छोटी छोटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी। आप पहले हम लोगों को ट्रू ब्यूटी नाम की एक पोम पढ़ाई जाती थी इंटर में,
ना, वो काफी फेमस थी। रॉबर्ट हेरिक की बात करें तो ये जो है कैविलियर के सबसे अच्छे फॉलोअर माने जाते हैं, और उसके बाद ये चर्च में सर्विस अपनी किया करते थे। इनके बारे में कहा जाता है, हमारे रॉबर्ट हेरिक के बारे में, इनकी एक बहुत ही फेमस लिरिक है। रॉबर्ट हेरिक लिरिक के रूप में जो है, लिरिसिस्ट के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ, ये मिल गया हमें। ये देखिए, इनकी लिरिक्स है कौन सी, कोरियानाज मेइंग। उसके बाद ये बहुत फेमस है, गैदर ई रोज बर्ड्स वाइल ए में, और टू डेफोडिल्स। ये याद कर लेना लिरिक है। क्यों इसको याद करने की इसलिए जरूरत है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स लिखा है, तो आपसे पूछ सकता है टू डेफोडिल्स किसने लिखा है, तो आपको हेरिक का नाम याद रहना चाहिए। और गैदर ई रोज बर्ड्स वाइल ई में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोम है। और कुरिनाज में मेइंग आप लिख लें, याद कर लें, ये तीन आप इनकी पोम याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिरिक राइटर के रूप में जाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद इनकी जो सबसे फेमस है हेरिक की और इपिक पोएम मानी जाती है, दैट इज हेस्पर्डिस। हेस्पर्डिस एंड नोबल नंबर्स, ठीक है, ये दो आप याद कर लीजिए। हेस्पर्डिस सबसे फेमस इनकी है, उसके बाद नोबल नंबर्स भी आप याद कर सकते हैं। तो 3-4 ये बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में। सकलिंग एंड लवलेस की बात करें तो इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं रही है। इनको तो जेल ओल भी जाना पड़ा। इनकी जो पोम है, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो ही हिज बेस्ट नोन इज बैलेड अपॉन अ वेडिंग। तो बैलेड अपॉन अ वेडिंग आप याद कर लीजिए, इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। और लवलेस की बात करें, जो है सकलिंग की तो मान लीजिए, लवलेस की हम बात करते हैं तो सकलिंग के साथ ही इनका नाम लिया जाता है। इनकी जो पोम है लवलेस की, ये लुकास्टा ना, ये काफी फेमस है, ये भी लव लिरिक्स का कलेक्शन है। लुकास्टा काफी ये फेमस है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पोम्स हैं, जैसे टू लुकास्टा है, ये कलेक्शन का नाम है। ये टू लुकास्टा है, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन है, ये छोटे छोटे इसमें पोम्स हैं। ये कलेक्शन है, काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। कलेक्शन ऑफ लव लिरिक्स है ना, लव लिरिक्स का कलेक्शन है क्या, लुकास्टा। उसमें छोटी छोटी पोम्स हैं, उसको आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, दैट इज जॉन मिल्टन ना, तो जॉन मिल्टन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी हमारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, थोड़ा अपना प्रेजेंस मार्क करिए। हाँ, बैलेट्स अपॉन अ वेडिंग, हाँ ठीक है। आप लोग अपना थोड़ा सा अटेंडेंस मार्क करिए, तो फिर हम हमें लगता है बहुत कम लोग हैं क्लास में। क्विक स्टडी से कौन ज्वाइन किया है बेटा, अपने बारे में बताना थोड़ा। क्विक स्टडी गुड इवनिंग, पीएस कोचिंग सेंटर गुड इवनिंग। आप लोग अपना थोड़ा सा परिचय हमको दीजिएगा, छोटा सा परिचय, अगर आप क्लास में हैं तो। चलिए, मिल्टन साहब को देखते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और इनको तो हम लोग वैसे भी डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, तो 1608 से 1674, आइए देखते हैं। ये तो इनके बारे में पोम ही लिखी गई है, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट ना, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ना, सोनेट ऑन मिल्टन। चलिए, अब आगे चलते हैं, देखिए। हाँ, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस मार्क कर दें, और जो नए बच्चे आए हैं, कोई अपना थोड़ा सा अपने बारे में। चलिए, शेक्सपियर एंड मिल्टन आर द टू फिगर्स दैट टावर कॉन्स्पिक्यूअसली अबव द गुडली फेलोशिप ऑफ men who have made our literature famous। तो कह रहे हैं जितने लोगों ने हमारे लिटरेचर को फेमस किया, उनमें से सबसे ऊपर अगर देखें तो शेक्सपियर एंड मिल्टन का नाम आता है। तो ये तो रही बात, चलिए इनकी तारीफ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तारीफ तो हम भी बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें फैक्ट चाहिए जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा ना। तो चलिए, हम्म आइए देखते हैं इनके बारे में क्या कहा जाता है। कह रहे हैं कि सच अ पोएट मस्ट बिगिन एज द प्यूटन ऑलवेज बिगिन। कह रहे हैं ये ऐसे पोएट की शुरुआत हमेशा ऐसी ही होती है, जैसे प्यूटन भी हमेशा कैसे बिगिन करते थे, विथ हिज ओन सोल टू डिसिप्लिन ना,
जैसे प्यूटन का काम क्या था, डिसिप्लिन, वो तो डिसिप्लिन की बात करते थे ना, और रिलीजियस लिबर्टी की बात किया करते थे। एंड इनलाइटन इट बिफोर एक्सप्रेसिंग इट्स ब्यूटी इन लिटरेचर ना, तो इन्होंने भी क्या किया, अपने आप को इनलाइटन किया, उससे पहले कि लिटरेचर में ये अपने आप को इनलाइटन करे, इन्होंने अपनी लाइफ को इनलाइटन किया। ही दैट वुड होप टू राइट वेल हियर आफ्टर इन laudable things, says Milton, ought himself to be a true poem that is a composition and pattern of the best and most honorable things। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक इंटरव्यू में मिल्टन ने ये खुद कहा था, क्या कहा था, कि अगर he that would hope to write well hereafter in laudable things, अगर कोई बहुत अच्छा लिखना चाहता है और वो कहता है, सोचता है, उम्मीद करता है कि मैं बहुत अच्छा लिखूं, तो सबसे पहले क्या, ought himself to be a true poem, वो उसको अपने आप में ही एक सच्चा पोम होना पड़ेगा, मतलब एक सच्चा व्यक्ति होना पड़ेगा। दैट इज अ कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स। अच्छी चीज का यही कंपोजिशन और पैटर्न होता है। उसको लिखने के लिए पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ता है ना, आपके अंदर वो थॉट, वो विचार आने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। ये एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था। चलिए, here is a new proposition in art which suggests the lofty ideal of Fra Angelico that before one can write literature which is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man ना। जैसे फ्रा एंजेलिको ने भी यही कहा था कि अगर कोई आइडियल लिटरेचर लिखना चाहता है तो सबसे पहले अपने अंदर आइडियल वन को डेवलप करे ना, पहले आइडियल बने। गांधी जी भी तो यही कहते थे, बिकॉज मिल्टन इज ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, देयरफॉर ही स्टडीज गिविंग हिज डेज टू म्यूजिक। क्या क्या पढ़ा, म्यूजिक पढ़ा, लिटरेचर, आर्ट, सब कुछ पढ़ा। हिज नाइट्स टू प्रोफाइंड रिसर्च एंड मेडिटेशन, बट बिकॉज ही नोज दैट मैन इज मोर देन मॉर्टल ही ऑल्सो प्रेज। उनको पता है आदमी मॉर्टल से बढ़ करके भी कुछ है, तो गॉड को प्रे करते थे, डिपेंडिंग एज ही टेल्स ऑन डिवाउट प्रेयर टू दैट इटर्नल स्पिरिट हु कैन एनरिच विथ ऑल अटरेंस एंड नॉलेज। इनका मानना था कि मैं उस परम शक्ति की हमेशा पूजा करता हूँ जो हमारे नॉलेज को, हमारे अटरेंस को हाई लेवल पर पहुंचा सकता है, उसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूं। ठीक है, चलिए फिलहाल आइए अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इनकी तारीफ में बहुत कुछ पुल बांध लिए, इनके लाइफ के बारे में चलते हैं हम लोग। ठीक है, लाइफ के बारे में इनके देखते हैं। तो इनकी लाइफ के बारे में कहा जाता है, इनके डैडी जो थे उनका नाम क्या था, हिज फादर जॉन मिल्टन ना, सीनियर जॉन मिल्टन इज सेड टू हैव टर्न्ड प्यूरिटन while at a student at Oxford and to have been disinherited by his family। जो है इनके पिताजी जॉन मिल्टन जब स्टूडेंट थे तो इन्होंने प्यूरिटन अडॉप्ट कर लिया था और इनकी फैमिली ने इनको डिसहेरिट कर दिया था। वेयर अपॉन ही सेटल्ड इन लंदन एंड प्रॉस्पर्ड ग्रेटली एज अ स्क्रिविनर, और वहां पर ये सेटल्ड हुए लंदन में और एज अ स्क्रिविनर खूब सफल हुए ना, मनी लेंड किया करते थे। दैट इज अ काइंड ऑफ नोटरी ना, जो नोटरी वगैरह दे करके मनी लेंड करते थे। इन करेक्टर द एल्डर मिल्टन वाज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉलर एंड बिजनेसमैन। तो एल्डर मिल्टन मतलब मिल्टन के पिताजी जो थे वो अच्छे स्कॉलर भी थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, और साथ साथ में रेडिकल प्यूरिटन थे इन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। रिलीजन और पॉलिटिक्स में रेडिकल प्यूरिटन थे। एट अ म्यूजिशियन हुज हाइम ट्यून्स आर स्टिल संग, और म्यूजिशियन भी थे, देखिए कितनी क्वालिटी थी। एंड लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और आर्ट एंड लिटरेचर को प्रेम भी करते थे, उनसे भी लगाव था। तो कहने का मतलब इतनी क्वालिटी पिता के अंदर है तो बेटे के अंदर कितनी क्वालिटी होगी, ये आप सोचिए ना। इतनी क्वालिटी है क्या कि म्यूजिक भी पसंद है, बिजनेस भी करते हैं, स्कॉलर भी हैं ना, आर्ट लिटरेचर सब पसंद है, गाते भी हैं, सब कुछ है ना। फैजल, नेहा, रोहित एंड दीप्ति, चार लोग प्रेजेंट हैं। चलिए अब इनकी माँ के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, ये तो पिताजी के बारे में हो गया। इनकी मदर जो थी, द पोएट्स मदर वाज अ वुमन ऑफ रिफाइनमेंट एंड सोशल ग्रेस विथ अ डीप इंटरेस्ट इन रिलीजन, मतलब काफी रिलीजियस लेडी थी। एंड इन लोकल चैरिटीज, लोकल चैरिटी में भी इनका काफी इंटरेस्ट था। तो द बॉय ग्रू अप इन अ होम, इसीलिए मिल्टन बड़ा किस घर में हुए,
कंबाइंड द कल्चर ऑफ द रेनेसा, जिसमें रेनेसा का कल्चर था साथ साथ में विद द पेटी एंड मॉरल स्ट्रेंथ ऑफ अर्ली प्यूरिटनिज्म, और अर्ली प्यूरिटनिज्म का स्ट्रेंथ भी था, मॉरल स्ट्रेंथ मतलब जो मॉरलिटी होती है प्यूरिटनिज्म में वो सारा कुछ इनके अंदर था, प्लस रेनेसा तो इनके था ही, रेनेसा तो इनके अंदर था ही। ही बिगिंस देयरफॉर एज द हेयर ऑफ वन ऑफ ग्रेट एज एंड द प्रॉफिट ऑफ अनदर, एक एज के उत्तराधिकारी के रूप में और दूसरे एज के प्रॉफिट के रूप में जाने जाते हैं। मतलब उत्तराधिकारी किसके, एलिजाबेथन एज के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, और जो एज ऑफ मिल्टन जिसको हम बोलते हैं उसके क्या हैं, इकलौते फिगर हैं जिनको हम आज जानते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ग्रीक लैटिन ये सब कुछ इन्होंने पढ़ लिया था जब ये मात्र 12 साल के थे। एट 12 ईयर्स वी फाइंड द बॉय ऑलरेडी ए स्कॉलर इन स्पिरिट अनेबल टू रेस्ट टिल आफ्टर मिडनाइट ना। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बात बताई थी, इन्होंने कहा था कि मुझे याद ही नहीं है कोई ऐसी रात कि मैं 4 घंटे से ज्यादा सोया हूं। तो देर रात तक पढ़ा करते थे, खूब पढ़ाई करते थे, और बहुत सारे इनको अवार्ड रिवार्ड सब मिले हुए हैं। फ्रॉम बॉयहुड टू ग्रेट प्रिंसिपल्स सीम टू गवर्न मिल्टन्स कैरियर, मिल्टन के कैरियर में बचपन से ही 2 सिद्धांत हमेशा इनके ऊपर हावी रहे हैं। कौन कौन से? वन द लव ऑफ ब्यूटी ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेचर, एक तो था ब्यूटी म्यूजिक आर्ट लिटरेचर का लव, दूसरा था इंडीड ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ ह्यूमन कल्चर, द अदर अ स्टीड फास्ट डिवोशन टू ड्यूटी, दूसरा था ड्यूटी के प्रति इनका डिवोशन एज द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट इन ह्यूमन लाइफ। इनका मानना था कि अगर आप अपने ड्यूटी के प्रति वफादार हैं, आप डिवोटेड हैं, तो यही ह्यूमन लाइफ का हाईएस्ट ऑब्जेक्ट है, यही अचीव करना चाहिए। यू मस्ट बी डिवोटेड टू योर वर्क, आप अपने कर्म के प्रति क्या रहें, आप डिवोटेड रहें। यही 2 चीज इनकी लाइफ में हमेशा से रही है। उसके बाद हमारे मिल्टन साहब जो है कुछ दिन तक सेंट पॉल्स स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की लंदन में, ठीक है, और यहां से क्राइस्ट कॉलेज चले गए ना, क्राइस्ट कॉलेज चले गए, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया सेंट पॉल से पढ़ने के बाद। हियर अगेन ही फॉलोड हिज नेचुरल बेंट एंड लाइक बेकन फाउंड हिमसेल्फ इन अपोजिशन टू द अथॉरिटीज। बेकन जैसे स्कूल गए थे, वहां देखे कि अरिस्टोटेलियन मेथड चल रहा था टीचिंग का, तो बोले ये सारा मेथड ही बेकार है, छोड़ दिया। ऐसे ये भी अथॉरिटी के खिलाफ ही थे, पसंद नहीं आ रहा था इनको भी। Aside from some Latin poems, the most noteworthy song of this period of Milton's life is his splendid ode on the morning of Christ nativity। और इसी पीरियड में इन्होंने कुछ छोटे छोटे लैटिन पोम्स लिखे। एक इनका जो सबसे फेमस पोम है दैट इज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, बहुत ही फेमस पोम है, विच बिगन ऑन क्रिसमस डे 1629, 25 दिसंबर 1629 को ये पोम इन्होंने लिखना शुरू किया था। ये काफी इनकी इंपॉर्टेंट पोम है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब चूंकि शुरुआत में जो है मिल्टन जो है ये काफी क्लासिक्स से प्रभावित थे ना, क्लासिकल लिटरेचर से। चलिए अब क्या था, मिल्टन जो है कह रहे हैं वाइल डीप इन द क्लासिक हैड एट अ ग्रेटर लव फॉर हिज नेटिव लिटरेचर। कह रहे हैं क्लासिक में तो इनका बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन नेटिव लिटरेचर मतलब लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड, उसमें भी बड़ा इनका लगाव था। स्पेंसर अंडरलाइन कर लीजिएगा, वाज फॉर इयर्स हिज मास्टर ना, शुरुआती सालों में बहुत दिनों तक स्पेंसर इनके मास्टर रहे हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। इन हिज वर्स वी फाइंड एवरी एविडेंस ऑफ हिज लविंग स्टडी ऑफ शेक्सपियर, और यही नहीं, इनके हर एक वर्क में हमें शेक्सपियर का भी स्टडी देखने को मिलता है। एंड हिज लास्ट ग्रेट पोम shows clearly how he had been influenced by Fletcher's Christ Victory and Triumph ना, कह रहे हैं। और इनकी जो अभी हमने पीछे लास्ट पोम की बात करी है, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि फ्लेचर का पूरा प्रभाव है। कौन सा? क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। कौन से पोम में? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में किसका प्रभाव है?
फ्लेचर की पोम, फ्लेचर को हमने पीछे पढ़ाया था, उनकी पोम है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। ये वो फ्लेचर नहीं है, गाइल्स फ्लेचर की बात कर रहा हूं। ब्यूमांट एंड फ्लेचर वाले की बात मत समझिए, गाइल्स फ्लेचर एक अलग है ना। उनकी जो है पोम है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, उससे प्रभावित ये दिखाई देते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, शुरुआत में स्पेंसर, फ्लेचर, मिल्टन, ओ सॉरी शेक्सपियर, सब इनके मॉडल थे ना। आइए, while at Cambridge it was the desire of his parents। जब ये कैम्ब्रिज में थे तो इनके मम्मी पापा की ये इच्छा थी कि मिल्टन शुड टेक ऑर्डर्स इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ना कि ये भी चर्च की ड्यूटी ज्वाइन कर लें। बट इंटेंस लव ऑफ मेंटल लिबर्टी विच स्टैम्प्ड द प्यूटन वाज टू स्ट्रांग विद इन हिम। लेकिन प्यूटैनिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और ये लिबर्टी चाहते थे। एंड ही रिफ्यूज टू कंसिडर द ओथ ऑफ सर्विट्यूड। इन्होंने ओथ ऑफ सर्विट्यूड, देखिए इनके पैराडाइज लॉस्ट में भी हमें यही दिखाई देता है ना, जहां पर वो क्या बोलते हैं पैराडाइज लॉस्ट में, बोलते हैं इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन ना। तो ये क्या है, ओथ ऑफ सर्विट्यूड, मतलब सर्विट्यूड का जो प्रतिज्ञा लेना है ना कि नौकरी करनी है, ये इनके नेचर में नहीं था। एज ही कॉल्ड इट विच वुड मार्क हिज ऑर्डिनेशन। थ्रू आउट हिज लाइफ मिल्टन दो profoundly religious held aloof from the strife of sects। बहुत बड़े रिलीजियस थे लेकिन कभी भी ये इन सब में सामुदायिक संघर्षों में कभी भाग नहीं लिया इन्होंने। इन बिलीफ ही बिलोंग टू द एक्सट्रीम प्यूटन, बिलीफ में तो एक्सट्रीमिस्ट थे, बिल्कुल एक्सट्रीम प्यूटन थे। कॉल्ड सेपरेटिस्ट, जिनको हम एक्सट्रीम प्यूटन्स को क्या बोलते हैं, सेपरेटिस्ट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट्स कांग्रीगेशनलिस्ट बोलते हैं, ऑफ विच आवर पिलग्रिम फादर्स आर द ग्रेट एग्जाम्पल्स ना। कह रहे हैं कि इनके बहुत हमारे जो पिलग्रिम फादर्स हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर बाई बिलीफ देखें तो ही वॉज एक्सट्रीम प्यूटन, एक्सट्रीम प्यूटन थे ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट ही रिफ्यूज टू बी बाउंड बाई एनी क्रीड और चर्च डिसिप्लिन। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी चर्च के डिसिप्लिन से बंधूंगा नहीं भैया, मुझे बांधो मत ना, किसी क्रीड से, किसी उससे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, मुझे तो हमेशा अपने जो टास्क मास्टर मेरा है ना उसकी आंखों में ही सिर्फ रहना है और कुछ नहीं करना है ना। इन दिस लास्ट लाइन ऑफ वन ऑफ हिज सोनेट इज फाउंड मिल्टन्स रिजेक्शन ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ आउटवर्ड रिलीजियस अथॉरिटी इन फेस ऑफ सुप्रीम प्यूटन प्रिंसिपल। इसी लाइन में इन्होंने बता दिया कि भैया मैं किसी के सामने नहीं, केवल मैं, मेरा सोल जो है वो गॉड के लिए है बस ना, द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल सोल बिफोर गॉड, इसी में विश्वास करता हूं, बाकी किसी चर्च में, किसी रिलीजन में मेरा विश्वास नहीं है। उसके बाद अब इनकी लाइफ में एक चेंज क्या हुआ, ये वहां से कैम्ब्रिज से निकले। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिटायरमेंट फॉलोड मिल्टन्स विड्रॉल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। 1632 में यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, चले गए हॉर्टन। एट हिज फादर्स कंट्री होम, इनके पिताजी का जो कंट्री होम था हॉर्टन, वहां चले गए। ही गेव हिमसेल्फ फॉर 6 years टू सॉलिटरी रीडिंग। वहां पर 6 साल बैठ करके, जैसे आईएएस की तैयारी करते हैं आप लोग और नेट जेआरएफ की, वैसे ही 6 साल बैठ के खूब पढ़ाई की। रोमिंग ओवर द वाइड फील्ड्स ऑफ ग्रीक, लैटिन, हैब्रू, क्या क्या पढ़ा देखो भैया, ग्रीक पढ़ा, लैटिन पढ़ा, हैब्रू पढ़ा, स्पेनिश पढ़ा, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, सब कुछ पढ़ डाला भैया। यही नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, थियोलॉजी पढ़ लिया, म्यूजिक पढ़ लिया, भगवान कुछ बचा भी था, सब कुछ पढ़ लिया ना, सब कुछ पढ़ लिया। ये सब पढ़ लिए भैया 6 साल में। हम लोग तो WJ लॉन्ग को ही पढ़ रहे हैं 4 महीने में ना, सब कुछ पढ़ लिया, बड़े महान थे। चले आगे चलते हैं। कह रहे हैं टू हिज लव फॉर म्यूजिक वी ओ द मेलोडी ऑफ ऑल हिज पोएट्री। कह रहे हैं इनकी पोएट्री में जो मेलोडी हमें देखने को मिलती है ना, इनका जो म्यूजिक के प्रति लव था। भाई फादर भी क्या थे, म्यूजिक के फाउंड ऑफ थे बिल्कुल। वी नोट इट इन द रिदम द बैलेंस विच मेक इवन हिज माइटी प्रोज आर्गुमेंट्स हार्मोनियस। अब इनकी पोम आ गई इसी हॉर्टन पीरियड में। लिसिडास, अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार पूछता है, लिसिडास इनकी हॉर्टन पीरियड की है। एल एलेग्रो हॉर्टन पीरियड की है।
एल पेंसरोसो, दोनों को ट्विन पोम्स या सिस्टर पोम्स कहा जाता है। आर्केडास, ये सोनेट है इनका। कॉमर्स एंड अ फ्यू सोनेट्स वी हैव द पोएटिक रिजल्ट्स ऑफ दिस रिटायरमेंट एट हॉर्टन। ये सब की सब हॉर्टन पे लिखी गई ना, ध्यान रखना ये सारे हॉर्टन में जब थे तो हॉर्टन पीरियड की इनको पोम्स कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रहना चाहिए लिसिडास, एल एलेग्रो, एल पेंसरेसो, आर्केडास, कॉमर्स और कुछ सोनेट्स इन्होंने कहाँ लिखे थे, जब 6 साल ये हॉर्टन में रहे थे उसी समय इन्होंने लिखा था इसको, ठीक है, जिसमें से लिसिडास इनकी सबसे ज्यादा फेमस है। Out of solitude, where his talent was perfected, Milton entered the busy world where his character was to be proved to the utmost. कह रहे हैं चलिए सॉलिट्यूड से बाहर जब मिल्टन आते हैं पब्लिक लाइफ में तो वहां देखते हैं इनका कैसे स्वागत होता है। हॉर्टन से निकले ये तो सीधा ट्रेवल करने निकल गए। कहाँ निकल गए? निकल गए अब्रॉड। कहाँ गए? फ्रांस गए, ठीक है, स्विट्जरलैंड गए और इटली गए। जहां गए खूब मान सम्मान मिला, ज्ञान था तो मान सम्मान मिलेगा, इसलिए कहता हूं पढ़ लो, कुछ नॉलेज रहेगा तो 2-4 लोग रिस्पेक्ट करेंगे ही ना। एवरीवेयर रिसीव्ड विथ एडमिरेशन फॉर हिज लर्निंग एंड कर्टसी, विनिंग द फ्रेंडशिप ऑफ एक्साइल्ड डच स्कॉलर ग्रॉटियस, अंडरलाइन कर लेना। वहां पर एक डच स्कॉलर थे, बहुत बड़े डच के एक स्कॉलर थे जिनका नाम था ग्रॉटियस। इनको वहां से डच लैंड से मतलब निकाल दिया गया था, तो ये इस समय पेरिस में रह रहे थे। वहां पे इनकी मुलाकात हुई। एंड ऑफ गैलीलियो, और गैलीलियो को इन्होंने मिला कहां पर? इन हिज सैड इम्प्रिजनमेंट इन फ्लोरेंस। गैलीलियो जेल में बंद थे उस समय, कहां पर? फ्लोरेंस में। वहां पर मिले। ये वही गैलीलियो हैं जो हमको देखना सिखाए थे, क्या दूरबीन उर्बीन बताए थे, क्या बताए थे, वही है ना। ही वॉज ऑन हिज वे टू ग्रीस, और ये फ्लोरेंस से निकल करके ग्रीस जा रहे थे कि अचानक इनको न्यूज मिली कि इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा है। When news reached him of the break between king and parliament, कि किंग एंड पार्लियामेंट के बीच क्या हो गया है? बिल्कुल ब्रेकअप हो गया है। और इंग्लैंड में क्या चल रहा है इस समय? इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हो गया है। अब मिल्टन भाई जो कि इस न्यूज का मतलब समझते थे, तो उन्होंने क्या किया? हिज कॉर्डियल reception in Italy, so cherry praise to anything not Italian, had reawakened in Milton the old desire to write an epic which England would not willingly let die. अब इटली में रहने से इनको ये तो फायदा मिला, वहां पर जो रिसेप्शन इनको मिला, इन्होंने क्या सोचा था? इन्होंने ये सोचा कि चलो मैं एक ऐसा कुछ लिखूंगा कि जो इंग्लैंड में क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। बट एट थॉट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट फॉर ह्यूमन फ्रीडम ऑल हिज ड्रीम्स वर फ्लंग टू द विंड्स। अब जब इन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो लोग आपस में ही लड़ गए हैं, इनका तो पूरा कह सकते हैं ड्रीम्स ही बिखर गया। तुरंत ये भाग करके आए कहाँ? ही गेव अप हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा तुरंत बंद कर दी। एंड लिटरेरी एम्बिशस एंड हरीड टू इंग्लैंड, सारा अपना लिटरेरी एम्बिशस, ग्रीस जा रहे थे, वहां पर जो है सोच रहे थे कि जाऊंगा वहां पर कुछ लिखूंगा, वापस चले आए। फॉर आई थॉट, यहाँ पर इन्होंने कहा था, फॉर आई थॉट इट बेस्ट to be traveling at my ease for intellectual culture while my fellow countrymen at home were fighting for liberty। इन्होंने कहा था, मिल्टन ने, ये स्टेटमेंट है मिल्टन का, मिल्टन ने खुद कहा था कि जब मुझे ये खबर मिली फ्लोरेंस में तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही बेस्ट चीज है, मतलब बहुत ही गंदी चीज है कि मैं अपने इंटेलेक्चुअल कल्चर को डेवलप करने के लिए मैं यात्राएं करता रहूं, जबकि मेरे साथी देश वाले जो हैं वो स्वतंत्रता के लिए देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, लिबर्टी के लिए। तो मैंने अपनी यात्रा वहीं पर छोड़ दी और मैं वापस चला आया। ये भी बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पोएट यहीं पर नहीं रुकने वाले भैया, ये आगे बढ़ते ही चले गए ना। ठीक है, चलिए, ओके। Then for nearly 20 years, the poet of great achievement and still greater promise disappears। ना 20 साल तक लगभग देखें पोएट हमारा गायब है।
एज अ पोएट हमें नहीं देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे ना इन सब चीजों में। वी हियर नो मोर सॉन्ग्स बट ओनली द प्रोज डिनंसिएशन। अब सॉन्ग नहीं मिलता है, प्रोज डिनंसिएशन मिलते, प्रोज के माध्यम से सरकारों को कोस रहे हैं, आर्गुमेंट्स मिलते हैं, विच आर एज रिमार्केबल एज हिज पोएट्री। लेकिन वो भी बहुत फेमस है ना, वो भी बहुत फेमस है। आगे बताएंगे क्या क्या आता है। In all our literature, there is nothing more worthy of the Puritan spirit than this lying aside of personal ambition in order to join in the struggle for human liberty. कह रहे हैं हमारे लिटरेचर में भाई इतना ज्यादा कोई भी एग्जाम्पल बढ़िया नहीं मिलता, कोई अपना पर्सनल एम्बिशन छोड़ करके वो देश ह्यूमन लिबर्टी के लिए स्ट्रगल करने आ जाए, इतना बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं मिलता है। इन हिज बेस्ट नोन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनकी एक फेमस सोनेट है, सबने पढ़ी होगी, इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, अपने पूरे ड्रीम्स के बारे में बताया, कैसे इन्होंने अपने ड्रीम्स को त्याग दिया ना। चलिए, अब मिल्टन के इतने दिन से जो मेहनत कर रहे थे ह्यूमनिटी को सर्व करने के लिए, वो मौका भी इनको मिला कब? मिल्टन्स अपॉर्चुनिटी टू सर्व केम इन द क्राइसिस ऑफ 1649। 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट का बिहेडेशन हुआ और ओलिवर क्रॉमवेल हमारे बन गए क्या, लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गए, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई, तो यहां पर इनको मौका मिला। द किंग हैड बीन सेंट टू द स्कैफोल्ड पेइंग द पेनाल्टी ऑफ हिज ओन ट्रेचरी एंड इंग्लैंड सैट शिवरिंग एट इट्स ओन डीड लाइक अ चाइल्ड और रशियन पीजेंट हु इन सडन पैशन resist unbearable brutality and then is afraid of the consequences। कह रहे इंग्लैंड में काफी हो हल्ला हुआ, जो है जैसे अचानक कोई गलत काम कर दे फिर उस पर कांपे अपने आप ही, ऐसे इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा इवेंट घट चुका था और इंग्लैंड बिल्कुल डरा सहमा सा था। 2 weeks ऑफ एंजाइटी ऑफ टेरर एंड साइलेंस फॉलोड, लगभग 2 सप्ताह तक पूरे देश में टेरर था, साइलेंस था। देन अपीयर्ड मिल्टन्स, तभी मिल्टन ने क्या लिखा, एक बहुत बड़ी अपनी ऐसे लिखा जिसका नाम क्या था, बहुत ही फेमस है, इसका नाम था, अंडरलाइन कर लीजिएगा, टेनर्स ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, टेनर्स ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। 1649 में इन्होंने लिखा था इसको। टू इंग्लैंड इट वॉज लाइक द कमिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन। इंग्लैंड में इन्होंने ये बताया इस लिख करके कि ये जो गवर्नमेंट आ रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड बट टू जस्टिफाई हिज ब्लो फॉर लिबर्टी। केवल ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि आपकी लिबर्टी के लिए लड़ेगा भी। ये ऐसा एक किंग आया है, ये लिखा किसके लिए, ओलिवर क्रॉमवेल के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किंग्स नो लेस देन पीपल आर सब्जेक्ट टू द इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, द डिवाइन राइट ऑफ पीपल टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। वो डिवाइन राइट की बात किया कि किंग का काम क्या है, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करना और उसको डिफेंड करना, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें बात करी है। अब इतना लिख दिया तो भाई कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ना, तो क्या हुआ, इनको क्या बना दिया गया, इतना लिखने के बाद इनको बना दिया गया क्या, मिल्टन वॉज कॉल्ड टू बी सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स, अंडरलाइन कर लीजिएगा। नई गवर्नमेंट में क्या बन गए, फॉरेन टंग्स के सेक्रेटरी बन गए ना, फॉरेन टंग्स के सेक्रेटरी बन गए, मतलब विदेशी भाषाओं के सेक्रेटरी बन गए, ठीक है, सचिव बन गए, ये ध्यान रखना। एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स अंटिल द एंड ऑफ द कॉमनवेल्थ देयर वर 2 लीडर्स इन इंग्लैंड। कह रहे हैं कॉमनवेल्थ के एंड तक अगर हम देखें, लगभग 1660 के आसपास तक देखें, इंग्लैंड में 2 ही प्रकार के व्यक्ति थे, एक क्रॉमवेल था द मैन ऑफ एक्शन और दूसरा था मिल्टन द मैन ऑफ थॉट। इंग्लैंड में 2 ही व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं, एक क्रॉमवेल और एक मिल्टन। It is doubtful to which of the two humanity owes most for its emancipation। कह रहे हैं ये जो टायरनी ऑफ किंग्स है, इससे किसने ज्यादा बढ़िया मुक्ति दिलाई है, किसके प्रति हम ज्यादा कृतज्ञता, एहसान किसके प्रति ज्यादा माने, क्रॉमवेल का माने, मिल्टन का माने, ये आज भी लोगों में डाउट रहता है, किसका ज्यादा एहसान माने, दोनों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज हुई, उसके बारे में बता देते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ के बारे में फैक्ट है ना। हाँ, मिल्टन्स वाइफ नेम, हाँ मैरी पॉवेल, अरे एक ही वाइफ नहीं थी, कई थी ना, तो सबका बताओ, वाइफ्स लगा दो, मिल्टन वाइफ्स नेम्स आर ना,
कई इनकी थी पत्नियां ना, कई मतलब 3 थी, मात्र 3 थी ना, मात्र 3। टू थिंग्स ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट डिजर्व मेंशन इन दिस पीरियड ऑफ मिल्टन। मिल्टन के इस पीरियड में 2 चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्या? हिज मैरिज, इनकी शादी, एंड हिज ब्लाइंडनेस। आइए देखते हैं इनके मैरिज के बारे में। कहते हैं इन 1643 ही मैरिड मैरी पावेल। 1643 में मैरी पावेल से मैरी कर लिया इन्होंने, शादी कर ली। मैरी पावेल की कौन? बिल्कुल नई लड़की थी, अ सैलो प्लेजर लविंग गर्ल, द डॉटर ऑफ अ रॉयलिस्ट, एक रॉयलिस्ट की लड़की थी। एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ सारो, और यही दुख की शुरुआत थी। क्योंकि मिल्टन ठहरे बिल्कुल प्यूटनिस्ट, बिल्कुल एकदम भाई बिल्कुल ऑस्टियर डिवाउट लाइफ जीने वाले। आफ्टर अ मंथ टायरिंग ऑफ द ऑस्टियर लाइफ ऑफ अ प्यूटन हाउस होल्ड, 1 महीने प्यूटन हाउस होल्ड में रहने के बाद, अब जो लड़की सुबह 9 बजे 10 बजे बेड पे चाय लेती थी, हाँ, बिना ब्रश किए, अब मिल्टन उसको 4 बजे उठा करके ठंडे पानी से नहला देते थे। हाँ, तो ये बेचारी ऊब गई, 1 महीने बाद फरार हो गई। सी अबैंडन्ड हर हस्बैंड who with the same radical reasoning with which he dealt with the affairs of state promptly repudiate the marriage। उन्होंने भी जैसे स्टेट के लिए काम करते थे, तुरंत कहा अच्छा ठीक है बेटा, चलो इस मैरिज को रिपुडिएट करते हैं। और उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने पैम्फलेट लिखा। कौन सा पैम्फलेट? ध्यान रखना, हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। इनकी एक आई पैम्फलेट, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, और दूसरा आया टेट्राकॉर्डन। ये सब के सब इसमें क्या है? आर्गुमेंट्स हैं किस चीज के? टू जस्टिफाई हिज पोजीशन, बट दे अराउज्ड अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन इंग्लैंड। ये अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन इसने इंग्लैंड में प्रोटेस्ट पैदा कर दिया। एंड दे सजेस्ट टू अ मॉडर्न रीडर दैट मिल्टन वाज परहैप्स एज मच टू ब्लेम एज हिज वाइफ, and that he had scant understanding of a woman's nature। ना, इंग्लैंड में हो हल्ला मच गया खूब, और ऐसा माना जाता है कि जैसे नादान इनकी पत्नी थी, वैसे नादान ये भी थे। क्यों? क्योंकि एक औरत के हृदय को समझने में असफल रह गए ना, वुमेन नेचर को समझ नहीं पाए। फिलहाल समझना तो अपने आप में ही मुश्किल है, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए। हम लोग तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, मिल्टन नहीं समझ पाए ना। लेकिन कुछ भी हो, काम बड़ा अच्छा किया। When his wife fearing for her position appeared before him in tears। अब इनकी वाइफ को लगा कि इनकी जो पोजीशन है ये तो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, रोते बिलखिलाते आई इनके पास। All his ponderous arguments were swept aside by a generous impulse। इन्होंने भी बड़ी दया दिखाई, चलो कोई बात नहीं। और वैसे भी माना जाता है औरतों के आंसू के सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। And though the marriage was never a happy one, मैरिज कभी हैप्पी वन नहीं थी, लेकिन मिल्टन नेवर अगेन मेंशन्ड हिज वाइफ्स डिजर्शन। लेकिन इसके बाद मिल्टन ने अपने वाइफ के धोखे का जिक्र कहीं नहीं किया है। बस वही एक जगह है जहां पर इन्होंने किया है, बाद में कभी भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है। मतलब रोते गाते आई पावेल, उसको माफ कर दिया, बोला ठीक है बच्चा, छोटी थी, चलो माफ कर देता हूं, कोई बात नहीं है, और माफीनामा हो गया। बाद में इनको बिटिया बिटिया भी हुई। हाँ, द सीन इन पैराडाइज लॉस्ट। अब पैराडाइज लॉस्ट में एक सीन है, ध्यान रखना, बहुत फेमस है। वेयर ईव कम्स वीपिंग टू एडम, जहां पर ईव रोते हुए एडम के पास आती है। सीकिंग पीस एंड पार्डन, पीस और पार्डन, वही जो फल खाने के लिए प्रेरित किया था ना, उसी के लिए। इज प्रोबेबली अ रिफ्लेक्शन ऑफ सीन इन मिल्टन्स ओन हाउस होल्ड। माना जाता है कि ये मिल्टन के घर की ही सीन है। पावेल आती है और इनसे रो करके पार्डन मांगती, माफी मांगती है। हिज वाइफ डाइड इन 1653, 1653 में, मतलब 10 साल में ही इनकी पत्नी की डेथ हो गई। इतना टॉर्चर झेली, 10 साल में तो डेथ हो ही जाएगी। एंड फ्यू इयर्स लेटर ही मैरिड अनदर। अब उसके बाद ये दूसरे से शादी कर ली। अच्छा, ये भी ध्यान देना, ब्लाइंड हो चुके थे तब भी दूसरी शादी हो गई ना। यहाँ तो अच्छे खासों की नहीं हो रही है, ब्लाइंड होने के बाद दूसरी शादी हो गई। whom we remember for the sonnet। और इसी दूसरी पत्नी को इन्होंने अपने एक सोनेट में बहुत यूटिलाइज्ड किया है, और वो सोनेट है मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में आया है कि इस सोनेट में उन्होंने अपनी किस पत्नी को डेडिकेट किया है। तो इनकी सेकंड वाइफ है, इनकी जो
सेकंड वाइफ है उसको डेडिकेट किया है, जिसका नाम क्या था सेकंड वाइफ का? कैथरीन वुडकॉक ना, कैथरीन वुडकॉक। इन विच सी इज सेलिब्रेटेड, इसी में इनको सेलिब्रेट किया है। सी डाइड आफ्टर 15 मंथ्स, लेकिन 15 महीने बाद ही बेचारी की डेथ हो गई। एंड इन 1663 और 1663 में मिल्टन मैरिड अ थर्ड वाइफ, एक तीसरी से शादी कर लिया, हु हेल्प्ड द ब्लाइंड ओल्ड मैन टू मैनेज हिज पुअर हाउस होल्ड। ये बेचारी काफी, क्या नाम था इसका, एलिजाबेथ मेंसुल क्या नाम था, उसने काफी मदद करी इनकी, इनके घर को चलाने में, मतलब ठीक ठाक शरीफ थी। हाँ, और इनकी शादी करने में मदद किसने की थी? इनके दो मित्रों ने, एक मार्वेल थे एक और कोई थे, दोनों ने मदद करी थी। कह रहे फ्रॉम बॉयहुड द स्ट्रेन ऑन द पोएट्स आईज हैड ग्रोन मोर एंड मोर सिवियर। कह रहे बचपन से इनकी आंखों पर बड़ा जोर पड़ रहा था, बट इवन व्हेन हिज साइट वाज थ्रेटेंड ही हेल्ड स्टीडली टू हिज पर्पस ऑफ यूजिंग हिज पेन इन द सर्विस ऑफ हिज कंट्री। इनकी आंखें काफी दिक्कत हो गई थी, फिर भी ये देश के लिए अपना लिखते पढ़ते चले जा रहे थे। ड्यूरिंग द किंग्स इम्प्रिजनमेंट अ बुक अपीयर्ड कॉल्ड इकॉन बेसिलिक। कह रहे हैं किंग के इम्प्रिजनमेंट के दौरान जो है इकॉन बेसिलाइक नाम की इनकी एक आई, रॉयल जो है इम्पेज जो है ये आई थी, गिविंग अ रोजी पिक्चर ऑफ द किंग्स पेटी एंड कंडेमनिंग द प्यूटन्स। इसमें पहली बार हम देखते हैं कि राजा की तारीफ करते हुए और प्यूटन्स को कंडेम करते हुए दिखाई देते हैं। द बुक स्पीडली बिकेम फेमस एंड वाज द सोर्स ऑफ ऑल रॉयलिस्ट आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द कॉमनवेल्थ। और माना जाता है बहुत तेजी से ये बुक फेमस हो गई, कॉमनवेल्थ के अगेंस्ट रॉयलिस्ट जो है इसी को यूज किया करते थे। कौन सी? इनकी बुक थी जिसका नाम था आइकॉन बेसिलाइक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब आइए देखते हैं। इन 1649 अपीयर्ड मिल्टन्स आइकोनोक्लास्ट। इन्होंने वहां पर रॉयल इमेज दिखाया था, अब यहां पर इमेज ब्रेकर नाम की एक पोएम लिख दी जिसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब इमेज ब्रेकर ना, इमेज ब्रेकर, which demolished the flimsy arguments of the icon basilic as a charge of Cromwell's Ironside had overwhelmed the king's followers ना। तो ये इसके बदले में इन्होंने लिखा आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, और वही जो है जो इमेज बनी थी रॉयलिस्ट की उसको बिल्कुल सैटर कर दिया। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग, किंग का एग्जीक्यूशन जब होता है तो अनदर फेमस अटैक अपॉन द प्यूटन्स, इनका एक और अटैक होता है प्यूटन्स पर, दैट इज डिफेंसियो रेजियो प्रो कार्लो। ठीक है, ये आता है इंस्टिगेटेड बाय चार्ल्स सेकंड हु वाज देन लिविंग इन एग्जाइल ना। ये चार्ल्स सेकंड उस समय एग्जाइल में थे और उन्हीं के द्वारा इंस्टिगेट था। इनका एक आया पंफलेट जिसका नाम था डिफेंसो रेजियो प्रो कार्लो। ठीक है, इट वॉज रिटन इन लैटिन बाई सैलामासियस अ डच प्रोफेसर ना, डच के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको लिखा था। और ये जब आया तो मिल्टन जो है अब कॉमवेल को कैसे बचाते, तो मिल्टन ने कहा अच्छा ठीक है मैं भी कुछ लिख देता हूं। इन्होंने एक बहुत ही फेमस पैम्फलेट लिखा, कहाँ है ये रहा। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा डिफेंसियो प्रो पॉपुला एंगलिकनो, डिफेंसियो प्रो पॉपुला एंगलिकनो, वन ऑफ द मोस्ट मास्टरली कंट्रोवर्शियल वर्क्स इन लिटरेचर। तो ये एक इनकी कंट्रोवर्शियल वर्क है डिफेंसियो प्रो पॉपुला एंगलिकनो। ठीक है, ये इनकी 3-4 पैम्फलेट्स बहुत ज्यादा फेमस है ना। डिफेंसियो सिकुंडा भी एक इनकी है, आगे वो भी मिलेगी। अब क्या हुआ, मिल्टन के प्रोज के बारे में बात करें तो इन्होंने द डिफेंसियो वाज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सा, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। डिफेंसियो इनका अंतिम वर्क है जो इन्होंने अपनी आंख से देखा था, उसके बाद तो केवल लिखते थे, मतलब बोलते थे, दूसरा कोई लिखता था। ब्लाइंडनेस फेल अपॉन हिम बिफोर इट वाज फिनिश्ड एंड फ्रॉम 1652 और 1652 से अंटिल हिज डेथ ही लेबर्ड इन टोटल डार्कनेस ना। 1652 में ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए ना। डॉक्टर ने इनको चेतावनी दी थी लेकिन इन्होंने माना नहीं, इन्होंने माना नहीं और 1652 में इनका
आंख पूर्ण रूप से गायब हो गई। उसके बाद इनके लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट में इन्होंने तो बहुत कुछ किया है ना। अब उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर है ये मैं आपको बता दूं। His daughters upon whom he depended in his blindness rebelled at the task of reading to him and recording his thoughts. In the midst of all these sorrows, we understand in Samson the cry of the blind champion of Israel. ना कह रहा है कि इनकी बेटियां जो थी ना, इनको लिखने में बहुत मदद करती थी। जब ये ब्लाइंड हो गए ना, तो ये पूर्ण रूप से डिपेंड हो गए थे अपनी बेटियों के ऊपर। और सैमसन एग्नोस्टिस में ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां पर इन्होंने अपने ब्लाइंडनेस पर मौन किया है ना, ब्लाइंडनेस को इन्होंने अपने दिखाया है। इनका सैमसन एग्नोस्टिक क्या माना जाता है? ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बहुत हो गया। टाइम हो रहा है ना, टाइम हो गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हाँ, मिल्टन 44 साल में ब्लाइंड हो गए थे। चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट से, यहाँ से देखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे ना। तो आज की क्लास को बस ओवर करते हैं, कल आपसे मिलेंगे। तब तक आप कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग। कमेंट्स करा करिए, आप लोग कमेंट तो करते नहीं, एक आध कमेंट कोई कर दिया बस। कमेंट खूब करिए। चलिए, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट यू ऑल।